हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के संपूर्ण किताब के 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। हर एक चैप्टर में बच्चों न्यूमेरिकल 5 नंबर के नहीं बन सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको 5 नंबर में ही पूछता है। तो चलिए देख लेते बच्चों कि ये 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, अगर हम बात करें तो एक जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो आपके धारिता वाले चैप्टर से बनता है, यानी संधारित्र की जो धारिता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। ठीक, अगर ये न्यूमेरिकल दे देगा तो वो 3 ही रहता है, बाकी कुछ अदर चीज उसमें इन्वॉल्व कर देगा तो वो 5 नंबर में बनता है। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है। कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, और आगे सवाल जोड़ दिया है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर बच्चों हम 2/3 कर दें तथा उनके बीच 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दें, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। चलिए देखते हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है और इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना बच्चों, क्योंकि जितने भी आपके 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल हैं आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के पूछे जाएंगे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जरा वो देखिएगा। इसमें बोला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए हमने फार्मूला बताया था, अगर याद हो आपको, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता के लिए जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो जो फार्मूला होता है वो C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है ना, ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि भाई धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो अगर हम यहां से ध्यान दें बच्चों, तो पहला है कि धारिता परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। दूसरा अगर हम देखें बच्चों, तो दूसरा है जो धारिता है प्लेटों के ठीक क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और तीसरी जो पॉइंट है वो क्या चीज है बच्चों, कि जो धारिता है वो क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी के पर निर्भर करती है। तो मतलब ये है इसका कहने का कि यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए प्लेटों के बीच तो धारिता बढ़ जाएगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब ही होता है बच्चों, ठीक, ये इसमें अगर भाई इसके मान में वृद्धि होगी तो ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी अधिक हो जाएगी। तीसरा है कि प्लेटों के बीच की दूरी, तो भाई दूरी जितना बढ़ेगी वो धारिता घटेगी, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घट जाएगी और प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो धारिता का मान बढ़ जाएगा। तो ये चीज हो गया जो आपका इसमें पूछा गया है। ठीक, मतलब एक चीज जो पूछा गया था उसके बारे में तो अपने भाई लिख लिया। अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, यानी जो C का मान है, C का जो मान है वो कह रहा है कि 16 पिकोफैरेड है। कितना है बच्चों, 16 पिकोफैरेड। यदि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की जो दूरी है, बोल रहा है जो दूरी है, कह रहा है कि उसको घटाकर 2/3 कर दिया जाए, यानी 2/3, ठीक, D कर दिया जाए, और उनके बीच परावैद्युतांक यानी K बराबर कह रहा है कि 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी। तो पहले सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। ठीक, ये जो लिखा है ना, दिया है ना कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता, वायु संधारित्र की धारिता निकालेंगे। अब इसके लिए बच्चों देखिए फार्मूला जो है ना सेम यही होना है, जो फार्मूला है रसगुल्लों आपका सेम यही होगा, C बराबर K इंटू A, ठीक, मतलब K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D।
ठीक है ना, यानी जो इस पर हमने बताया निर्भर। अब इसके अनुक्रमानुपाती इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियत होता है, इससे मतलब है नहीं। अब यहां से अगर एक चीज ध्यान दे तो k बराबर 1 ही रखेंगे बच्चों इस फार्मूले में, क्योंकि भाई वायु के लिए, ठीक, ये जो चीज है इसके लिए k का मान 1 होता है। तो ये सवाल में आपका दे दिया है कि जो ये वैल्यू दिया है बच्चों k का मान, वैसे भी अगर हम 1 रख देंगे तो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बराबर c के है, और ये c बराबर दे दिया है बच्चों कितना, 16 पिको फैरड। ठीक, इसका मान पिको फैरड में दे दिया है कि 16 पिको फैरड। क्लियर, इसको फैरड में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि भाई अगर दिया है तो आंसर भी पिको फैरड में आएगा, तो ये चीज हो जाता है। ठीक, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 ऐसे दे देते हैं। अब सवाल में ये चीज बोल दिया भाई, कह रहा है कि यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी 2/3 कर देंगे और k का मान 3 कर देंगे, तो इस ऐसी सिचुएशन में अब जो फार्मूला होगा रसगुल्लों, फार्मूला आप रखेंगे इसको c डैश, अब मान लेते हैं c डैश बराबर k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। भाई c डैश बराबर हम रखेंगे तो c डैश बराबर वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो वही k का मान 3 दे दिया है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d का मान कितना दे दिया है, तो 2/3, तो भाई ये हो जाएगा 2d अपॉन 3 यानी 2/3। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से बच्चों आ जाएगा क्या, c बराबर, एक मिनट, c डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 9/2। अब यहां पर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, है ना, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा भाई, 3 3 का 9 हो गया, ये 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ये चीज आ गया। और इतने पूरे का मान क्या है बच्चों, 16 है। कितना है, 16 पिको फैरड। देन ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो भाई हम लिखेंगे इसको c डैश बराबर 9/2 गुणे 16 पिको फैरड। तो भाई काट देते हैं 8। ठीक, तो जो ये मान आ गया आपका c डैश बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9×8 = 72 पिको फैरड। ठीक, 72 पिको फैरड, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इस चैप्टर से बच्चों इस टाइप का एक न्यूमेरिकल बनता है। वैसे इसकी बात करें तो ये 2022 में भी आया है, 2023 में भी पूछा गया है, ये ऊपर नहीं जुड़ा हुआ था। ठीक, बाकी इसको 3 नंबर में पूछा था, लेकिन वही चीज हमने बताया ना, अगर 5 नंबर में पूछेगा तो कुछ चीज और इसमें इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक, इस तरह से। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी मजेदार न्यूमेरिकल है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम दूसरे न्यूमेरिकल पर। दूसरा देखते हैं कि किस टॉपिक पर है। दूसरा जो ये फिगर देखिए, गौर से समझिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, I1 I2 I3 ज्ञात करना है। ये आपका किरचॉफ का नियम है। क्या है बच्चों, किरचॉफ का नियम। थोड़ा गौर से समझिएगा कि किरचॉफ का नियम कहता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल्स में वैसे समझ लेते हैं। इसको अपने से थोड़ा यहां पर जल्दी से बना लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत होगा चीजों को प्रेजेंट करने में। ठीक, अब चलिए थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा लॉजिकली इसको अपने को समझना है। जैसे भैया यहां पर क्या है बच्चों, तो ये I1 है, I1 है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, सॉरी 1 ओम ये भी है, और ये 2 ओम है। ठीक, यहां पर जो दिया है, यहां पर अगर हम बात करें तो भाई 3 वोल्ट दे दिया है, और ये 2 वोल्ट, क्या लिखा है, 2 वोल्ट नहीं 1.5 यानी 1.5 वोल्ट है ना। और इसको क्या है, A माना है, इसको B माना है, इसको C माना है, इसको D माना है, इसको E माना है, इसको F माना है। ठीक, और उसके साथ ही बच्चों इसमें जो धारा है वो I2 है। ठीक, इसमें जो धारा I2 है और यहां से धारा I3, और ये धारा दोनों आकर यहां मिल जा रही है, यानी I3 को हम I1 + I2 लिख सकते हैं। इतना याद रखना, ठीक है ना। अब कहानी बढ़िया से समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए ये आपका हो जाता है
ठीक, किरचॉफ का दूसरा नियम याद है ना कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किरचॉफ के दूसरे नियम के मतलब के अनुसार होता क्या है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा, ठीक है, और उनके प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। इसी को लूप का नियम कहते हैं या इसी को बंद पास का नियम या पास का नियम कहते हैं। अब कुछ दिमाग में घुसा बच्चों, और इसके लिए हमने अच्छे से समझाया भी था। तो हम करेंगे क्या, थोड़ा गौर से समझिएगा। इसको मान लेते हैं कि बंद पास ये 1 है और ये बंद पास 2 है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे बंद पास, ध्यान से समझना, हम लिखेंगे बच्चों कि बंद पास ए सी डी बी ए में, ठीक, बंद पास ए सी डी बी ए में, या हमने 1 दिया है तो आप बंद पास 1 में ऐसे भी लिख सकते थे। अब इसमें होगा क्या बच्चों, तो वही चीज बताया कि धारा तथा प्रतिरोधों का गुणनफल। तो भाई प्रतिरोध कितना है, 1 है, ठीक, मतलब धारा क्या है, I1 है, तो धारा हो गया I1 गुणे प्रतिरोध कितना, 1 ओम। अब बच्चों तीर देखिएगा, सब कुछ खेल होता है तीर का, इधर से आया यहां से। अब तीर अगर ऐसे होती, यानी अगर बच्चों तीर इस तरह से चलती, इस तरह से, तो ये चीज यहां पर हम बीच में प्लस लगाते, लेकिन यहां की धारा जो इस तरफ है, देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, उल्टा है, तो यहां से आने के बाद तो ये उल्टा धारा है, तो यहां माइनस लगाएंगे। अब ये माइनस हो जाएगा बच्चों, तो इसमें अब देख लेते हैं, तो भाई इसमें धारा क्या है, I2 है, और इसमें प्रतिरोध क्या है बच्चों, तो इसमें भी 1 ओम है, बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, यानी यहां पर 3 वोल्ट है और ये क्या है 1.5, ठीक, ये चीज हो जाएगा। इसको सही से अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2 बराबर, भाई 3 में से 1.5 गए तो 1.5 ही हो जाएंगे, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा गौर से समझिएगा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, नहीं समीकरण समझ में नहीं आएगा। चलिए समीकरण 1 हो गया। इसी तरह से बच्चों अब हम दूसरे वाले में ले लेते हैं, तो लिखेंगे बंद पास CEFDC, ठीक, CEFDC में, या फिर डायरेक्टली लिख सकते थे कि बंद पास 2 में। 2 के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, तो बंद पास हम 2 में भी डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, गौर से समझिएगा। अब इस वाले में भाई वही, इसमें भी क्या है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो भाई क्या है, धारा I2 है बच्चों, तो धारा हम I2 लिखेंगे, ठीक, प्रतिरोध क्या है, तो 1 ओम है। अब देखिएगा इधर से आने के बाद धारा, अब सही डायरेक्शन, क्योंकि अगर इस पर आप नजर डालेंगे, धारा ऐसी है, फिर धारा ऐसी है, फिर जाके ऐसी, तो धारा इसमें क्या है, सही। ऐसा नहीं है कि इसमें जाने के बाद इसमें विपरीत धारा, जबकि इसमें देखिए इसमें विपरीत धारा बह रही थी, इसलिए माइनस यहां लगाया था। अब की बार प्लस लगाएंगे, क्योंकि बच्चों ये धारा क्या है, एक ही दिशा में बह रही है, इसमें विपरीत दिशा नहीं है, प्लस हो गया। अब दूसरे वाले में आएंगे, दूसरे वाले में भाई धारा क्या है, I3 है, गुणे प्रतिरोध क्या है दूसरे वाले में, तो 2 ओम है, बराबर विद्युत वाहक बल इसमें क्या लगा है, केवल 1.5 इतना वोल्ट लगा है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो लिखेंगे I2 प्लस I3 के स्थान पे हम लिखेंगे I1 प्लस I2, इतना लिखेंगे, गुणे 2 है, बराबर 1.5। अब थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे बच्चों I2 प्लस, इसको लिख सकते हैं 2I1 लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2I2 बराबर 1.5, या फिर इसको लिख सकते हैं बच्चों 2I1 प्लस 2 1 3 हो गया, 3I2 बराबर 1.5। इसको अपन दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना, समीकरण 2 हो गया। अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, भाई इसमें जरूरत है नहीं, वो तो आपको दिख ही रहा है बच्चों, ठीक, इसमें I1 I2 I3 निकालना है, ये तो फिगर दिख ही रहा है। अब हम करेंगे क्या बच्चों, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक, तो लिखेंगे हम कि समीकरण 1 व
2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले 1 मिनट, हल करने से पहले रसगुल्लों कुछ करना होगा अपने को। क्या करना होगा, चलिए वो देखते हैं। देखिए भाई, इसको इससे हल करना है तो भाई I1 या I2 को किसी एक को काटना है तो भाई बराबर करना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों, लिख देते हैं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा, जब हम 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2I1, 2I1 हो गया, माइनस हो जाएगा 2I2 और बराबर हो गया भाई 1.5 में 2 का गुणा कराएंगे तो ये 3 हो गया। और ये वाला समीकरण जो था इसके नीचे उतार लेते हैं, 2I1 ठीक प्लस हो गया बच्चों 3I2, 3I2 बराबर ये कितना है, 1.5 है। ठीक, अब इसको क्या करना है, अपने को हल करना है। तो भाई हल करना है तो हम करेंगे क्या, क्या करते हैं भाई, घटाएंगे तभी काम बनेगा बच्चों। ठीक, जब घटाएंगे तो ये से ये कट जाएगा, है ना, ये से ये कट जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो भाई भले जुड़ेगा लेकिन रहेगा तो चिन्ह माइनस में ही, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस 3 2 5, माइनस 5I2 बराबर, इधर देखिएगा भाई 3 में से 1.5 घटाएंगे तो 1.5 ही बचने हैं बच्चों। ठीक, तो या लिख सकते हैं I2 बराबर, इसको काट दीजिए, है ना, 5 3 15, 0.3, तो I2 बराबर माइनस का 0.3 एम्पियर आ गया। ठीक, इतना एम्पियर यानी I2 का मान आया। ठीक, I2 का मान ये आ गया। अब भाई I2 का मान किसी में भी, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर 2 में, तो किसी और का मान निकल आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, I2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं बच्चों, तो समीकरण 1 है क्या, तो I1 माइनस I2 बराबर 1.5 है। तो भाई I1 माइनस I2 का मान कितना है, तो ये है 0. देखिए अब माइनस है भाई ऑलरेडी, तो ये प्लस हो जाएगा, 0.3 है। ठीक, 0.3 बराबर 1.5, तो भाई I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर घट जाएगा, तो भाई 1.5 में से 0. अगर हम 3 घटा देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा I1 बराबर कितना हो जाएगा, तो भाई अगर हम 1.5 में 0.3 घटाएंगे तो 1.2 आ जाएगा, इतना एम्पियर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया ना, यहां से आ गया I1 का मान। अब भाई I1 आ गया, I2 आ गया, I3 चाहिए, तो चूंकि वी नो दैट, हमें मालूम है बच्चों कि जो I3 है वो बराबर I1 प्लस I2 के है ना, क्योंकि यहां पर जो धारा है, ध्यान से समझना ये बच्चों, यहां पर जो धारा है I3, यहां पर आने के बाद ये संयुक्त हो जा रही है और इसका मान यानी जो I3 का मान है वो I1 प्लस I2 के हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे I3 बराबर, I1 का मान कितना निकाला, तो भाई 1.2 निकाला, प्लस I2 का मान निकाला कितना, 0. ठीक, माइनस का 0.3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1.2 माइनस 0.3, तो ये बराबर कितना आएगा भाई, अगर हम 1.2 में 0.3 घटाएंगे तो 0.9 आ जाएगा, है ना, यही तो आएगा। ठीक, हाँ 0.9 ये आ जाएगा I3, इतना एम्पियर। ठीक, तो I3 का मान कितना आ गया बच्चों, 0.9 एम्पियर। तो ये I1, I2 और I3। ठीक, I1 का मान कितना था, तो भाई I1 का मान है 1.2 एम्पियर, I2 का मान कितना है, तो माइनस का 0.3 एम्पियर, और I3 का मान कितना है, तो I3 का मान निकाला है 0.9 एम्पियर। ठीक, ये I1, I2 और I3 के मान। तो एक न्यूमेरिकल आपका लॉन्ग में बच्चों 5 नंबर में किरचॉफ के नियम पर आधारित पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना। भाई कुछ भी रहे बच्चों, आपके मान लेते हैं कि बंद पास 3 बना देगा,
बट डोंट वरी, हम तीनों का अलग अलग, जिस तरह से भाई हम क्या किए, 2 बंद पास के लिए निकाले, उसी तरह से हम 3 बंद पास के लिए निकालेंगे, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। बट अपने को अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, अपने को क्या है, कॉन्सेप्ट से मतलब है रसगुल्लो, इसी कॉन्सेप्ट पर कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हो गया, अब आते हैं बच्चों, देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है ये जो है एलसीआर सर्किट पर आधारित, किस पे? एलसीआर। और हमने बताया था कि ये भाई जो एलसीआर है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलसीआर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हर सेट में कुंडली मारकर बैठेगा 5 नंबर में, अथवा में कुछ भी पूछे बट 5 नंबर का बच्चों एक न्यूमेरिकल आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से निपटाना है। बहुत ही ये प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रेरकी प्रतिघात, धारिती प्रतिघात, प्रतिबाधा, कलांतर, धारा का शिखर मान। ये इतना चीज अपने को निकालना है। अब बच्चों इसमें देखिए दिख रहा है, ठीक, यानी इसमें एल का मतलब क्या है, एक प्रेरकत्व जुड़ा है, ठीक, ये एल है, एल का मान यहां पर 10 दे दिया है। सी भी है, सी का मतलब क्या है बच्चों, एक संधारित्र जुड़ा है, एक संधारित्र इसमें जुड़ा है, और संधारित्र की जो धारिता है, उसकी जो धारिता है वो क्या है, 20 माइक्रोफैरड दिया है, ठीक, और ये 10 हेनरी दिया है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस दिया है, बोले तो प्रतिरोध, ठीक, प्रतिरोध आर दिया है, इसका मान 500 ओम है। तो बच्चों हमें पता भी है कि भाई एलसीआर होता क्या है, एलसीआर परिपथ किसे कहते हैं, तो ऐसा परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, संधारित्र तथा प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और इनके साथ क्या है, इनको एक उच्च वोल्टेज के सोर्सेस से जोड़ दिया जाता है। तो ये चीज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे सॉल्व करने होंगे अपने को, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम मान लिख लेते हैं। हमने बताया ना बच्चों कि एल का जो मान है, एल बोले तो प्रेरकत्व, ये दे दिया है 10 हेनरी, ठीक, चलिए कोई दिक्कत ना। आगे दिया है सी का मान, सी का मान जो है, धारिता कितना दिया है बच्चों, तो धारिता दिया है 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। अब इससे काम होगा नहीं भाई, इसको फैरड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, तो 20 × 10 के घात -6 फैरड लिखेंगे, ठीक। और आगे दे दिया है आपका, तीसरा दिया है आर, रेजिस्टेंस कितना दिया है, तो प्रतिरोध दिया है भाई 500 ओम, कितना बच्चों, 500 ओम, ठीक। और एक वोल्टता समीकरण भी दिया है, वोल्टता जो समीकरण दिया है ये V बराबर, अगर हम V0 साइन ओमेगा टी से कंपेयर करें, ठीक, यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, ये लिखा है 200 साइन 100 टी, तो यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो V0 का मान है तो वो 200 है, 200 वोल्ट। और साथ ही साथ जो ओमेगा के बारे में बात करें तो ये दिया है आपका 100 दिया है, ठीक। तो यहां से अपने को मिल गए V0 क्या है, ये वोल्टता का शिखर मान, ठीक, वोल्टता का शिखर मान इसी को कहते हैं, और यहां पर ओमेगा का भी मान दे दिया है, इस समीकरण से तुलना करेंगे, ठीक। ये जो दिया है V बराबर 200 साइन 100 टी, ठीक। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि प्रेरकीय प्रतिघात निकालिए। सबसे पहले कह रहा है बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, तो प्रेरकीय प्रतिघात का मतलब ये पूछ रहा है XL, तो XL बराबर हम निकालेंगे, XL बराबर होता है बच्चों ओमेगा इंटू L, ठीक, XL बराबर ओमेगा इंटू L, ये फार्मूला होता है, ठीक है। फिर हम करेंगे क्या बच्चों, XL बराबर ओमेगा का मान है 100, L का मान है 10, तो यहां से ये कितना आ गया XL, XL बराबर कितना आया बच्चों, तो ये आ गया आपका भाई, हाँ इसका मान ये है, तो ये 1000 ओम, ठीक, 1000 ओम आ गया। तो मतलब आ गया जनाब यहां से आपका पहला आंसर, ठीक।
तो पहला आंसर प्रेरकी प्रतिघात पूछ रहा था, क्योंकि 5 चीज पूछा है 5 नंबर का, तो ये प्रेरकी प्रतिघात आ गया बच्चों। दूसरी चीज चलिए देखते हैं, दूसरा चीज क्या कह रहा है। तो दूसरी चीज पूछ रहा है कि धारितीय प्रतिघात क्या होगा, धारितीय प्रतिघात। ठीक, ध्यान से समझना, एकदम क्लियर हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात का मतलब होता है बच्चों एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा इंटू सी, 1/ क्या होता है, ओमेगा इंटू सी, ये होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा का मान है बच्चों 100, और सी का मान कितना है, तो भाई सी का मान है 20 × 10⁻⁻6। ठीक, तो इसको अपन क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, है ना, ऊपर ले जाएंगे। 1 मिनट, चलिए अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों, ऊपर जब ले जाएंगे तो एक्स सी बराबर, ठीक, ये ऊपर जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0, और नीचे क्या है समझो 2000 है, 2000 है। तो भाई 3 0 से 3 0 अगर हम काटेंगे और 2 पंजे 10, ठीक, तो एक्स सी का जो मान निकल कर आया बच्चों वो आ गया कितना, 500 ओम। एक्स सी का मान 500 ओम। तो इस तरह से आपको एक्स सी का मान निकालना होगा। तो ये आ गया अपना दूसरा आंसर। ठीक, दूसरा आंसर आ गया बच्चों, है ना। प्रेरकी प्रतिघात ये चीज हो गया, इसको एक्सएल से दर्शाते हैं। धारितीय प्रतिघात ये निकल आया, इसको एक्ससी से दर्शाते हैं। अब तीसरी चीज क्या कह रहा है, तो तीसरी चीज बोल रहा है कि अपने को चाहिए प्रतिबाधा। क्या चाहिए बच्चों, प्रतिबाधा। ठीक, तो प्रतिबाधा निकालते कैसे हैं, तो प्रतिबाधा को जेड से दर्शाते हैं। जेड बराबर फार्मूला होता है बच्चों, जेड बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इस तरह से हम निकालते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा निकालते हैं इस तरह से, याद रखना। ये XC यहां से निकालते हैं, ये XL, और इसकी मदद से हम प्रतिबाधा निकालते हैं। ये प्रतिबाधा का फार्मूला है। ठीक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जेड बराबर रूट में R², R का मान है 500 का स्क्वायर हो गया। XL का मान 1000 है ना, ये निकाला है XL का मान, माइनस XC का मान 500 है। ठीक, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस, यहां पर भी भाई 1000 में से 500 गए तो 500 का स्क्वायर, तो 500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम इसको मिटा देते हैं। V0 और ओमेगा क्या है इतना याद रखना, तो ये चीज हो जाएगा। ठीक, इधर भी लिख, चलिए इसको देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा जेड बराबर, अब देखिएगा भाई, अगर हम 500 बाहर निकाल लेंगे, 500 अगर हम बाहर निकाल लिए बच्चों, तो यहां पर 1 बचा और यहां पर 1, तो भाई 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, यहां पर भी 1 का वर्ग 1 ही, 1 1 2 हो जाएंगे, तो 500 ये रूट में 2 हो गया। ठीक, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा क्या चीज, ये निकल आएगा प्रतिबाधा। ठीक, मात्रक भूल गए, इसमें भी ओम ही होता है। तो ये जेड का मान आ गया, प्रतिबाधा आ गया, तो ये आ गया तीसरा चीज। अब कह रहा है कि कलांतर निकालिए। ठीक, अब भाई चौथी चीज कह रहा है कि वोल्टता तथा धारा के बीच कलांतर। कलांतर मतलब वही वोल्टता और धारा के बीच कलांतर। अब कलांतर कैसे निकालते हैं बच्चों, तो कलांतर निकालते हैं tan फाई बराबर XL माइनस XC अपान R, यहां से निकालते हैं कलांतर। ठीक, इस फार्मूले की मदद से बच्चों हम निकालते हैं कलांतर। अब कलांतर कैसे निकालेंगे, चलिए वो देखते हैं, इसको साइड में ले लेते हैं। तो कलांतर के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, tan फाई बराबर XL का मान 1000, XC का मान भाई कितना है, XC का मान 500, ठीक, अपान R का मान 500, तो ये हो जाएगा कितना भाई 500 ऊपर नीचे भी 500।
ठीक, तो ये कट गए। ठीक, तो tan फाई बराबर यहां पर एक बचा, ठीक है ना, tan फाई बराबर एक बचा। और भाई एक कितने अंश का मान है, तो tan 45 अंश का मान, तो हम यूं कह सकते हैं डायरेक्टली फाई बराबर कितना 45 डिग्री। ठीक, यानी जो फाई बराबर हम देखेंगे वो कितना हो जाएगा बच्चों 45 अंश। ठीक है ना, फाई बराबर 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि tan 45 अंश का मान एक होता है। तो ये आ गया कलांतर। अब एक और चीज पूछा है, धारा का शिखर मान, तो भाई मिटाना तो पड़ेगा कुछ। चलिए एक काम करिए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों हो गया, चलिए कर लिया। अब यहां पर इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, इधर ही देख लेते हैं कलांतर मतलब शिखर मान। अब देखिए बच्चों शिखर मान, ठीक, पांचवी चीज कह रहा है कि धारा का शिखर मान चाहिए। धारा का शिखर मान, शिखर मान, तो धारा का शिखर मान देखिए, जब वर्ग माध्य मूल मान दिया हो तब फार्मूला दूसरा होता है। तब फार्मूला देखिए आपको हम बता दें बच्चों, पहले समझिएगा, जब IRMS दिया हो तब अगर पूछे तो IRMS बराबर होता है, ठीक, I0/√2। ये फार्मूला होता है जब धारा का वर्ग माध्य मूल मान दिया हो। और अक्सर ये 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है, तब ज्यादातर 1 ही नंबर वाले में पूछता है। लेकिन अगर भाई RMS वगैरह कुछ भी ना दिया हो, इस तरह से परिपथ हो, तब धारा का शिखर मान पूछे, तब फार्मूला हो जाता है बच्चों I0 बराबर, I बराबर V/R। ओम का नियम भाई पढ़ा होगा, तो I बराबर V/R होता है, तो V के स्थान पे V0 हो जाता है, R के स्थान पे Z, ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो इसके मदद से बच्चों हम निकाल सकते हैं धारा का शिखर मान, चाहे आपका वो LCR सर्किट हो चाहे LR सर्किट हो, इतना याद रखना। तो हम लिखेंगे I0 बराबर V0 का मान कितना है 200 है, ठीक, अपान Z का मान कितना निकाला बच्चों, Z का मान तो भाई Z का मान, अच्छा Z का मान तो भाई मिटा दिया ना, 500√2 आया था, ठीक, 500√2 आया था भाई, 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो I0 का मान कितना आ गया, तो ये आ गया भाई 2/5√2। ठीक, और भी हल करना है तो भाई √2 का ऊपर नीचे गुणा करा दे दिए बच्चों। ठीक, तो I0 बराबर कितना हो जाएगा, 2√2 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, फिर वही कट के आएगा। एक काम करते हैं, यहीं पर इसको फिनिश करते हैं, है ना, कुछ मतलब नहीं है, इतना एम्पियर लिख लेते हैं। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली क्या करिए, फिर भाई √2 का मान रखिए, तब आंसर जो कुछ भी आना होगा आएगा, नहीं तो यहीं पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम धारा का शिखर मान भी निकाल सकते हैं परिपथ पर। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल बेहद लाजवाब है बच्चों, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, वैसे देखिए लाइट में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइट में ज्यादातर आपके 3 नंबर वाले बनते हैं। हाँ, इतना जरूर है, एक 5 नंबर वाला इसमें कौन सा बनता है, तो जैसे बताया था प्रिज्म पर आधारित अपवर्तनांक पर जो बताया था न्यूमेरिकल, वो चीज। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन, प्रत्येक का जो तरंग दैर्घ्य है वो 1 नैनोमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, संवेग, फोटॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। बहुत ही प्यारा सा ये न्यूमेरिकल है बच्चों। देखिए इसमें दिया क्या है, तो भाई केवल एक चीज दिया है, तरंग दैर्घ्य वो भी 1 नैनोमीटर दे दिया है। तो मतलब बच्चों अगर नैनोमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक, ये चीज। अब चलिए इस पर शुरू करते हैं। पहला चीज क्या पूछ रहा है बच्चों, तो भाई पहली चीज कह रहा है कि संवेग निकालिए। ठीक, संवेग यानी P का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला होता है बच्चों P बराबर H/λ। P बराबर H/λ, ये फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले से
P का मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं भाई P बराबर H का मान, H क्या है बच्चों, H प्लांक नियतांक है। अगर मान नहीं भी याद है डोंट वरी, ये मान आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर के एकदम लास्ट में, ठीक। तो H का मान होता है 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 34 जूल सेकेंड अपान लेमडा का मान भाई कितना है 1 गुणे 10 के घात माइनस का 9। वैसे भी इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो भाई P बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, तो 6.6 गुणे 10 के घात, भाई अगर 34 में से 9 घटाएंगे, ठीक, कितना आ जाएगा भाई, 14 में से 9 गए 5 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 25, ठीक, माइनस का 25 हो गया, ठीक, माइनस का 25, और ये केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया आपका संवेग, संवेग आ गया बच्चों, यानी P का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरा चीज क्या कह रहा है, तो दूसरा चलिए गौर से देखिएगा, दूसरी चीज पूछ रहा है फोटान की ऊर्जा। क्या पूछ रहा है बच्चों, फोटान की ऊर्जा, ठीक, फोटान की ऊर्जा पूछ रहा है। तो फोटान की ऊर्जा हम कैसे निकालेंगे, चलिए फोटान की ऊर्जा के लिए भाई फार्मूला होता है E बराबर h न्यू। क्या होता है, E बराबर h न्यू, ठीक, E बराबर h न्यू होता है। लेकिन ध्यान देना बच्चों, E बराबर h न्यू बराबर C अपान लेमडा भी होता है, C अपान लेमडा, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, न्यू बराबर C अपान लेमडा भी होता है। तो यही पर हमने न्यू क्या है, आवृत्ति है, तो ये हो गया HC अपान लेमडा। बट ध्यान देना बच्चों, इसके बराबर अगर देखें, इसके बराबर भी क्या होता है, H अपान लेमडा के बराबर ही अभी देखा अपने P, तो इसके स्थान पे हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि E बराबर P इंटू C। अब इसलिए हमने ऐसा किया कि काम आपका आसान होगा, क्यों, क्योंकि बच्चों P का मान अपने को मालूम है, डायरेक्टली आप रख कर निकाल सकते हो। तो E बराबर हो जाएगा, P का मान जो निकाला है भाई 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 25 इंटू C क्या है, तो भाई प्रकाश की चाल है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो ये हो जाएगा, तो यहां से E बराबर कितना आएगा भाई, 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 19.8 गुणे 10 के घात 25 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 15 में से 8 गैस भाई कितना हो गया 7, तो 10 के घात माइनस का 17 हो जाएगा, 10 के घात माइनस का 17, ये जूल में आएगा, ठीक, ऊर्जा है, ठीक है ना, ये ऊर्जा आ गया इस तरह से। अब तीसरी चीज क्या कह रहा है बच्चों, चलिए वो देखते हैं। तो तीसरी चीज बोल रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्या कह रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बोल रहा है। तो हम निकालेंगे फार्मूला, देखिए आपको याद हो तो एक फार्मूला इसमें है P बराबर, ठीक, या P स्क्वायर बराबर 2mk होता है ना, अरे पढ़ा है ना कि भाई P बराबर रूट में 2mk, ये चीज हाफ mv स्क्वायर से हाफ mv स्क्वायर बराबर k होता है, तो वहीं से ये फार्मूला निकला है। तो P बराबर होता है रूट में 2mk या P स्क्वायर बराबर 2mk। तो भाई अपने को चाहिए k का मान, अगर k बराबर हम पक्षांतर करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा, है ना, P स्क्वायर अपान 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां से निकल पाएगी आराम से, ठीक। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा। तो चलिए देखते हैं, तो भाई k बराबर हो जाएगा, P का मान जो है बच्चों ये चीज कि 6.6, ठीक, अब गुणे 10 के घात माइनस का 25, इसका वर्ग कर देंगे और अपान कितना हो जाएगा, नीचे कितना 2 और m, 2 और इलेक्ट्रॉन का, भाई क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है बच्चों और फोटान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10 के घात माइनस 31 होता है।
तो k बराबर हो जाएगा भाई 6 36 होते हैं ये, ठीक। देख लेते हैं गुणा कितना हो जाएगा। हाँ, ये 43 आ जाएगा, ठीक। 43 दशमलव समथिंग 1 2 3 4 जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक। तो 43 इधर रहेगा और इधर बाकी 50 हो जाएगा, ठीक। 10 के घात भाई 10 के घात -50, तो 10 के घात माइनस का 50 और नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, तो नीचे ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा कि भाई 2 एकम 2 हो गया और 2 9 18 गुणे 10 के घात -31, ठीक। काट दीजिए, यहीं पर काट दीजिए कहीं। अब और आगे क्या लिखेंगे भाई, 18 दूनी 36, ठीक। 18 दूना 36 हो गया और 18 तिया ज्यादा हो जाएगा, तो ये 2 बार में ही जाएगा। 18 दूनी 36 हो गया, 36 4 40 हो गए, ठीक है ना। 40 3 43 हो गए, ठीक। तो ये 2 से 3 बार में ही जाएगा। तो के बराबर कितना आया, चलिए देखते हैं, ठीक। इधर थोड़ा लिख देते हैं बच्चों यहां पर। तो ये हो जाएगा के बराबर यानी काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा 2.3 गुणे, ठीक। 1 मिनट, के बराबर 2.3 गुणे 10 के घात, तो ये ऊपर जाएगा। इसको अगर हम घटा देंगे 50 में 31 घटाएंगे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। घात प्लस में हो जाएगा तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 के घात -19 और गतिज ऊर्जा है तो भाई ये भी क्या हो जाएगा, जूल में ही आंसर आएगा। तो 2.3 गुणे 10 के घात -19 जूल, इस तरह से निकालते हैं। तो ये जो चैप्टर है बच्चों, जिसमें अगर हम बात करें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो उसमें ये काफी ज्यादा, ठीक है, प्रकाश जो वैद्युत समीकरण जिसमें है, एक प्रकाश वैद्युत प्रभाव घटना है, उसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल है। और हम बात करें तो 2022 में 3 से 4 सेट में पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक। 2023 में गैप किया गया है, तो भाई हो सकता है इसके चांसेस हैं बच्चों की आ जाएं, इसलिए आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी। चलिए हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। अगला है, ठीक, ये है लास्ट चैप्टर का, और ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 में 2 सेट में देखने को मिला था और 2023 में भी 2 से 3 सेट में आया था। तो देखा जाए तो बढ़ा दिया, कम से भाई ऐसा था कि हो सकता है ना आए, लेकिन 3 से 4 सेट में इसको कर दिया। लेकिन बाकी लॉन्ग में अगर हम बात करें तो 2 ही सेट में आया था। और क्वेश्चन इस तरह का देगा बच्चों कि एक आपका अभिक्रिया देगा कि ये नाभिकीय संलयन की कोई अभिक्रिया है, ठीक। और नाभिकीय विखंडन पर भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर संलयन में होता है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 क्या है, समस्थानिक हैं, और ये मिलाकर के हीलियम के एक नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इस संलयन अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना करना है आपको, ठीक। और यहां पर दे दिया है कि 1H2 यानी जो हाइड्रोजन का ये समस्थानिक है इसका भार दे दिया है, दूसरे का भी हाइड्रोजन के समस्थानिक का द्रव्यमान दे दिया है, हीलियम का द्रव्यमान दे दिया, हीलियम के नाभिक का, और न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान पूछ लिया है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है, जो समीकरण है बच्चों, उसको लिख लेते हैं। समीकरण है 1H2 प्लस 1H3, और ये बन रहा है हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण हो रहा है, ठीक। और साथ में क्या है, अब साथ में एक न्यूट्रॉन है, ठीक। चलिए अब इसमें कह रहा है बच्चों, देखिए इनके अलग अलग भाई परमाणुओं का द्रव्यमान, इधर से भी दोनों का द्रव्यमान दिया है। तो हम लिखेंगे कि अभिक्रिया से पहले, ठीक, अभिक्रिया से पहले नाभिक का द्रव्यमान यानी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले क्या था। तो भाई अभिक्रिया से पहले में क्या होता है बच्चों, तो अभिक्रिया के पहले कौन है, तो अभिक्रिया के पहले यही 2 तो हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके नाभिकों का योग कर लेंगे, ठीक। तो इनके नाभिक का योग कर लेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे इस तरह से आप। तो इनके नाभिक का जो योग, इसका नाभिक का योग कितना है, तो भाई ये है
यानी इसका नाभिक का द्रव्यमान 2.0141, ठीक, 2.0141 AMU है। और उसके बाद दूसरे वाले का क्या है बच्चों, इसका तो हो गया। अब दूसरे वाले का क्या कह रहा है, तो 3.0160, ठीक, इस तरह से। और इस तरह से हम इसलिए लिख रहे हैं बच्चों ताकि जोड़ने में आसानी हो। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है, केवल जोड़ घटाने का काम है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो भाई अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, और उसके बाद ये 6 4 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 हो गया, और ये 0, और यहां से ये चीज 5 हो गया, ठीक। तो ये आ गया अभिक्रिया से पहले नाभिक का द्रव्यमान, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चों, अभिक्रिया के बाद, ठीक, अभिक्रिया के उपरांत या अभिक्रिया के पश्चात, कुछ भी लिखें, अभिक्रिया के पश्चात नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। तो अभिक्रिया के पश्चात का मतलब जो एरो के उधर वाले रहे, अभिक्रिया के पहले एरो के इधर जितने रहे उनका योग हो जाता है। 3 होते तो हम 3 का कर देते, इतना याद रखना। तो भाई अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन से हैं, हीलियम। हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान कितना है बच्चों, 4.000026 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट दिया है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक। और न्यूट्रॉन का जो नाभिक है भाई इसका हो गया, न्यूट्रॉन का नाभिक कितना है, तो 1.00 कितना हो 87, ठीक। तो इसका क्या करेंगे बच्चों, हम इसका योग करते हैं, ठीक, इसका योग करते हैं, कितना हो जाएगा, तो भाई ये 7 6 13 हो गया है ना, 7 6 13 की 3 हासिल 1 हो गया, 8 2 10, और हासिल जो 1 थी 11 11 की 1 हो गए, और हासिल 1 बची है 0 0, ये 1 ही हो गया, और ये 0 हो गया, ठीक, और ये 5 हो गया। अब ये चीज आ गया भाई अभिक्रिया के पहले नाभिक का द्रव्यमान बच्चों, अभिक्रिया के बाद नाभिक का द्रव्यमान। अब हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति कि द्रव्यमान में कितनी क्षति हुई है, तो हम निकालेंगे द्रव्यमान क्षति, ठीक, द्रव्यमान क्षति, इसको अपन डेल्टा एम से लिखते हैं। द्रव्यमान क्षति के लिए करते क्या है, इस वाले चीज में इसको घटा देंगे, ठीक। तो भाई इसके नाभिक का द्रव्यमान कितना आया है, तो ये आया है बच्चों 5.0113, ठीक। और उसके बाद सॉरी पहले उसको लिखेंगे 5.0301, अब उसके बाद ये लिखेंगे 5.0113, ठीक। इसको अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे भाई, द्रव्यमान क्षति का मतलब ही होता है कि जो परमाणु मतलब का एक वास्तविक द्रव्यमान होता है और उसके की द्रव्यमान संख्या, दोनों का अंतर होता है, ठीक। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इनको घटाकर लिखते हैं, 11 में से 3 गए 8 हो गया, ठीक। यहां पर 9 में से 1 गए 8 हो गया, यहां पर बचा 2, 2 में से भाई 2 में से 1 गए 1, ठीक। और ये है आपका 0 और ये है 0, ठीक। तो ये आ गया आपका द्रव्यमान क्षति, बोले तो डेल्टा एम का मान, ठीक। किसका मान, डेल्टा एम का। अगर द्रव्यमान क्षति के लिए पूछता भी है बच्चों, अगर द्रव्यमान क्षति के लिए पूछता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन द्रव्यमान क्षति पूछा नहीं है, पूछा है मुक्त ऊर्जा। अब हम निकालेंगे बच्चों ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा निकालेंगे। चलिए इधर देखते हैं, तो ऊर्जा के लिए करेंगे क्या, तो भाई ऊर्जा के लिए देखिए करना क्या होता है कि ये चीज जो है, ठीक, ये जो वैल्यू दिया है बच्चों 0.0188 गुणे 931, इसमें 931 का गुणा कर देते हैं तो ऊर्जा निकल आती है, ठीक। जब इसका हम गुणा कर देंगे बच्चों तो ऊर्जा निकालेंगे। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको थोड़ा करके देख लेना, बाकी ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, ये अगर MeV में बदलना है तो ये आएगा लगभग 17.5 MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा बच्चों,
ठीक कि आंसर यही आएगा या फिर नहीं, इसका गुणा चेक कर लेना ये चीज। क्योंकि बच्चों इसके पहले ये जो आप देख रहे थे ना, ये वैल्यू AMU में था, ये भी एक मतलब AMU में था, एटॉमिक मास यूनिट में। यहां पर भी जो मान आया था AMU में था। अब ये जो आ गया आपका मान, ये फिर किस में हो गया, ये हो गया MEV, ठीक, MEV में हो गया। बात समझ में आई? चलिए, तो ये हो जाता है। और बाकी हमने बताया ना कि एक प्रिज्म पर भी आधारित है, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी प्रिज्म पर आधारित एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, फिर से आपको बता दें, लाइट वाले में से, उसको हम 2 से 3 बार करवा चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जो लाइट वाला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल को हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से बता दिया है। उसमें जाकर के प्रिज्म पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उसको देख लीजिएगा। ठीक, उम्मीद है कि ये सेशन आज का जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और इस वीडियो में काफी इंटरेस्ट आया होगा। तो मिलते हैं किसी और शानदार ऐसे टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। क्योंकि अब की बार 90+ पार ये चीज करना है बच्चों, और इसीलिए हम भी आपके साथ मेहनत दिन रात कर रहे हैं। तो चलिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ।